नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ेंगे। क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि आने वाले कई चैप्टर में इसके हेल्प से उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं इस सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसको हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर जो वेरिएबल का हो वो 1 होना चाहिए। अच्छा, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2। यानी कि इक्वेशन का पावर 1 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल 2 अगर इंक्लूडिंग है तो उस इक्वेशन को शॉर्ट में या मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल माना जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं या मैथ में थोड़ा बहुत अगर बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि अगर डबल वेरिएबल है किसी इक्वेशन में प्रेजेंट तो उसके लिए मिनिमम डबल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि इसमें भी एक इक्वेशन और आएगा तो कह सकते हैं कि इसका नया इक्वेशन आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि दोनों लाइन तो सेम है। अब दोनों लाइन सेम है तो कौन सा पहला और कौन सा दूसरा? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ए के साथ 1 लगा देते हैं, बी के साथ 1 और सी के साथ भी 1। सिमिलरली सेकेंड लाइन में ए के साथ 2, बी के साथ 2 एंड सी के साथ 2। कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं इसको सोल्व करने के तरीके पे। तो इसके अगर सोल्व करने की बात करें तो इसके लिए मेनली 4 मेथड है इसमें जिससे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला मेथड है, अगर हम लोग मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, उसको हम लोग डिटेल में फिर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं मेथड्स के नाम क्या क्या है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, दूसरा 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 की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के पार्ट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड हिंदी में बोले तो एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब कर देना, तो इसको हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर काफी अच्छा मेथड है, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में बोले तो वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, एक चौथा भी मेथड होता है, और चौथा मेथड होता है जो ग्राफिकली मेथड होता है, यानी कि उसको ग्राफ पेपर पे ग्राफ का हेल्प लेते हुए उसका सॉल्यूशन पता किया जाता है। ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे कि प्रत्येक मेथड का अपना कुछ स्पेशल तरीका है सोल्व करने का। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन को बनाते वक्त यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन अलग टाइप का या हार्ड होने के कारण इसको हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ग्राफिकल मेथड में ग्राफ कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है, और इसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना भी सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग इन दोनों मेथड को मेनली अच्छे से देखेंगे।
बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पे ये दोनों मेथड अप्लाई होता है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यूज कर लेते हैं सॉल्यूशन करते वक्त क्वेश्चन का, कभी एलिमिनेशन को, लेकिन फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं और आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम ही से पता चल रहा है कि एक ऐसा मेथड जिसमें सब्स्टिट्यूट आएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब कोई कोई वेरिएबल के बदले कोई और आकर उसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि अगर हम लोग दो वेरिएबल x और y को किसी इक्वेशन में कंसिडर करें तो x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा बेहतर पकड़ में आएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लेते हैं 10। एक और मान लेते हैं 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y मान लेते हैं 11। ये दोनों इक्वेशन है। अभी हम लोग बात किए थे कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें डबल वेरिएबल और डबल नंबर ऑफ इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इक्वेशन शायद सोल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग लिखेंगे सिंस गिवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? गिवन लीनियर इक्वेशंस आर। तो पहला हो जाएगा जो है, पहले उसको छाप दीजिए, आप जस्ट प्रिंट कर दीजिए। तो हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 10। ठीक है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, पहले इसको भी लिख दीजिए आप, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसको आपको सपोज कर लेना है फर्स्ट है, इसको सपोज कर लेना है सेकंड। जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आपको समझ में आए कि ये उस चैप्टर से है, दोनों गिवन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लेना है तुरंत में। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद या तो आपको इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड से, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में से किस इक्वेशन को सेलेक्ट करें? किससे निकालना आसान है, x का या y का वैल्यू, वो भी देख लेते हैं। वैसा इक्वेशन जिसमें x या y में से जिसमें x या y के साथ नंबर नहीं होता है, वो उसका वैल्यू निकालना आसान होता है। जैसे कि इसी में देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x प्लस 3y इक्वल टू 10, बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। इसमें x के साथ कोई नंबर नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट का x का वैल्यू निकालना आसान होगा। ठीक है, वो भी हम, और अगर हम y का वैल्यू निकालें तो आसान कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा हम रफ करके दिखा देते हैं कि अगर इक्वेशन फर्स्ट से चले और x का वैल्यू निकाल लें तो इसका मतलब x का वैल्यू आने वाला है 10 माइनस 3y। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को फिर से देखते हैं कि x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, लेकिन इस बार हम लोग x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं। तो पहले हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, x उधर जाएगा, 10 माइनस 6। अच्छा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा डिवाइड में। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे डिवाइड यानी बटा में कोई नंबर आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा 1-2 लाइन लंबा हो जाएगा, या कह सकते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग हार्डनेस से बचेंगे, यानी कि बटा लाने से बचेंगे। और जो डायरेक्ट वैल्यू निकल रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू किससे निकल रहा है? जिसके साथ अपने पास कोई नंबर नहीं है, उससे वैल्यू बटा में नहीं आता है, तो हम लोग उसी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब दोनों के पास नंबर हो, मान लेते हैं यहाँ पर 7 होता, 9 होता, 11 होता, 15 कुछ भी होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मजबूरी है दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना। लेकिन फिलहाल जब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो उस कंडीशन में कोशिश करेंगे कि वही ऑप्शन को यूज किया जाए जिसमें नंबर x या y के साथ नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्यूशन करने का तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है, पहले इक्वेशन फर्स्ट को प्रिंट कर लेंगे। x प्लस थ्री वाई इक्वल टू कितना 10, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 10। अब हम यहाँ से अभी अभी बात किए थे कि x का ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x के साथ नंबर नहीं है, जिसके कारण x का वैल्यू निकालना y के फॉर्म में आसान होगा। इसका मतलब x इक्वल टू होगा 10 माइनस कितना बाई 3 बाई। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे सकते हैं, कहने का मतलब इक्वेशन थर्ड। अब आते हैं आगे, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना आपको ये है कि अब हम लोग को जैसे इक्वेशन फर्स्ट से चले थे ना, वैसे ही इक्वेशन सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर x का वैल्यू यहाँ निकला है तो यहाँ x पुट करेंगे, अगर y का वैल्यू आप निकाले हैं तो y पुट करेंगे। x इन नेक्स्ट इक्वेशन, इसका मतलब इन इक्वेशन कौन सा सेकंड जैसे है वैसे छाप दीजिए, पहले प्रिंट कर दीजिए। 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना 11। एक शुरुआत में इक्वेशन जैसे है वैसे ही लिख के लाना है। देखिए ये बोला 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 था, वही लिख दिए बिना छेड़छाड़ के। अब हम क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू पता है, यहाँ देखिए ना पता है, इसका मतलब x को रिप्लेस करके कितना लिखना है 10 माइनस 3 बाई। एक्स को रिप्लेस कर देना है 10 माइनस कितना बाई 3 बाई, बाकी जैसे है वैसे। अब हम लोग को पता है इक्वेशन सोल्व करने के लिए पहले इसको हमको ब्रैकेट सोल्व करना होगा। 10 25 50, 5 3 जा 50 प्लस 2 बाई इक्वल टू। अब हमको देख पा रहे हैं कि भाई इसमें इसको घटाना है तो 5 या 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना बाई 13 बाई हो जाएगा, माइनस के साथ होना चाहिए। अच्छा उधर है 11, 50 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी घटाएंगे, जल्दी जल्दी घटाएंगे तो हो जाएगा 50 में से 11 घटाने के बाद हो जाएगा माइनस 39। दोनों माइनस अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग को लग रहा है कि 13 यानी 13 गुना में है बाई के साथ, तो उधर जाकर डिवाइड फॉर्म में होगा। डिवाइड मतलब नीचे होगा, नीचे होगा तो 39 डिवाइड 13 इक्वल टू 3। कह सकते हैं कि बाई का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। अब बहुत आसान है, जब बाई का वैल्यू निकल गया तो हमारा मेन टारगेट अब बचा एक्स का वैल्यू निकालना है। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालें, एक्स का वैल्यू निकालने का आसान तरीका है, इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। पहले थे इक्वेशन फर्स्ट के पास, बाद में गए इक्वेशन सेकंड के पास, तो अब जो पारी है यानी कि अब टर्म है किसके, टर्म है इक्वेशन थर्ड का, यानी कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जाएंगे और जो इक्वेशन थर्ड है पहले उसको प्रिंट करेंगे। x इज इक्वल टू 10 माइनस कितना बाई 3 बाई, जैसे था वैसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 को 10 छोड़ देंगे, 3 को 3 छोड़ देंगे, और बाई का वैल्यू अगर पता है तो पुट करेंगे। 3 है तो 3 पुट होगा, तो 10 और 3 3 जा 9, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1। हम लोग को समझ में आ गया है कि x का वैल्यू कितना आया है 1। इसके बाद हम लोग x और y जब दोनों पता हो गया तो लास्टली या फाइनली आपको x और y दोनों का वैल्यू एक जगह पे कलेक्टिवली फॉर्म में लिख देना है। x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू कितना आया है 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये जो सॉल्यूशन का तरीका रहा अभी तक, उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के उसको हम लोग सोल्व करते हैं, यानी और इस तरीके से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू पता होता है। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आने वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मान लीजिए कि बुक का कोई क्वेश्चन रहा होगा जिसको हम लोग पिक किए। अच्छा, उसके बाद पहले जो जैसे इक्वेशन देगा उसको गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इतना एंड इतना, जो कि ऊपर से प्रिंट हुआ। आपको अपने मन से इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेना है, फर्स्ट लाइन को फर्स्ट मानना है, सेकंड को सेकंड मानना है, हो गया। उसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चल सकते हैं शुरू में ही, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से।
लेकिन ध्यान देना है कि फर्स्ट या सेकंड में किसको सेलेक्ट करें, तो उसी को सेलेक्ट करें जिसमें एक्स या वाई के साथ नंबर नहीं हो। यहाँ पे नोटिस किए एक्स और वाई दोनों के साथ कोई ना कोई नंबर अवेलेबल है। इसका मतलब इस इक्वेशन के साथ जाएंगे ना तो हम लोग को बटा के फॉर्म में आएगा। देखिए ना, अभी तो दिखाए थे कि जब बाई या एक्स के साथ नंबर होता है ना तो उसका वैल्यू बटा के फॉर्म में आ जाता है। तो बटा से बचना यानी डिवाइड से बचना है। तो हमारे पास अभी इजी वे में अवेलेबल है इक्वेशन फर्स्ट, और उसमें एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू निकालना सबसे परफेक्ट होगा अभी के लिए। तो एक्स का वैल्यू निकलेगा 10 माइनस 3y, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पुटिंग द वैल्यू लिखेंगे कि x का वैल्यू हम लोग को पता हो चुका है y के टर्म में। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर y है तो y, फर्स्ट के बाद किसका है टर्म, हाँ तो सेकंड का, तो सेकंड जो सेकंड इक्वेशन है पहले इसको प्रिंट कर देंगे कि इतना था तो है। उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू पता है, यहाँ से x का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, बाकी जैसे है वैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते करते हम लोग को y का वैल्यू कितना है, 3 आएगा। यानी कि दोनों में से एक वेरिएबल का वैल्यू पता हो चुका है, y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, जब y पता हो चुका है तो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तीनों से x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन सबसे आसान किस में होगा, तो इसमें आसान होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू डायरेक्ट मिलेगा इसमें y के फॉर्म में। तो इसमें पुट करिए, y का वैल्यू कितना पुट करना है, 3, तो 3 जा 9, 10 में से 9 घटेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1। कोई यहाँ से अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है कि हम यहाँ से पुट नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन और है, इन दोनों में से यहाँ कहीं भी पुट करिए। अगर मान लीजिए यही पुट करेंगे जिसका मतलब है x का सॉरी y का वैल्यू 3 आएगा, तो 3 जा 9 दिख रहा होगा, y का वैल्यू 3 पुट करने को 3 तिया 9, और 9 प्लस में तो उधर जाके माइनस में, 10 में 9 घट के वापस 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 दिख रहा होगा, y का वैल्यू 3 दूना 6, 6 घटेगा उधर जाके 11 से तो 5, और उसके बाद 5x बराबर 5, इसका मतलब 5 से 5 डिवाइड होगा, 5x बराबर 5 है तो इसका मतलब x बराबर क्या आएगा, 1। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली आप कहीं भी पुट कीजिए वेरिएबल का वैल्यू सेम ही आएगा, अगर सॉल्यूशन सही किए हैं तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है, x का वैल्यू 1। अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे कि x और y, अगर x y का फॉर्म है तो x का वैल्यू इतना आया, y का वैल्यू खोज कर लिख देंगे 3 आया। अगर m और n रहेगा तो m और n लिखेंगे, a b रहेगा तो a b लिखेंगे, जो वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा उसका वैल्यू कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देना है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से पता चला होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इस बार x और y हटा लेते हैं और एक नया वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार हमारे पास है 5m प्लस 7n बराबर, ले लेते हैं इस बार ये हो गया हमारा नया इक्वेशन, यानी नया क्वेश्चन। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जस्ट सेम पैटर्न है, बस ध्यान रखना है कि हम लोग को शुरुआत जब करना है ना तो दोनों इक्वेशन को जैसे था वैसे ही प्रिंट करना है। तो लिखेंगे सिंस गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन आर, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को प्रिंट कर देंगे। ये लीजिए प्रिंट हो गया, 5m प्लस 7n इक्वल टू 31, ठीक है जी। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 3m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा क्या, 9 ना,
उसके बाद हम लोग ले लेंगे इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, मतलब कितना, सेकंड। वही काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल सकते हैं आप, या फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चल सकते हैं आप। अब दोनों में से कौन सा चलना है वो डिसाइड करना होगा पहले यहाँ पे, कि किसके साथ चलने से हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। जिसके साथ भी आसानी होगा उसी के साथ हम लोग को चलना है। देखते हैं किसके साथ चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं जी। और अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के साथ चलेंगे तो m के साथ भी नंबर है और n के साथ भी नंबर है। इसका मतलब m और n दोनों के साथ जाएंगे तो डिवाइड में आना तय है। अगर हम इसमें जाएंगे तो m है और यहाँ पे कौन है, n है। तो m और n में से हम नोटिस किए कि m के साथ तो नंबर है लेकिन n के साथ अपना कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब n का वैल्यू निकालना आसान होगा। तो फिलहाल हम लोग किस इक्वेशन से चलेंगे, इक्वेशन सेकंड से। शुरुआत हम लोग किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट से ही चला जाए। जब आसान लगे तो इक्वेशन सेकंड से भी चल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब लाइन जैसे है वैसे, 3m + 9 = n प्लस 3m + n = 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकालने की n का वैल्यू निकालें, तो दोनों में से उसी का वैल्यू निकालें जिसमें बटा नहीं आए। बटा नहीं आएगा जिसके साथ नंबर नहीं है, यानी कि n का। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 3m प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। इसको हम लोग एक नया नंबर दे देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन, n इन इक्वेशन। अगर फर्स्ट हम लोग लेते तो यहाँ सेकंड लिखते, लेकिन सेकंड लिए। इसका मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग अभी नहीं देखे थे, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट ही लेना है। ले लिए फर्स्ट जैसे है पहले वैसे लिख दीजिए, 5m + 7n = 31। अब क्या करें, वैल्यू पुट होगा, n का वैल्यू पुट होगा। इसका मतलब m जैसे है वैसे रहेगा, m जैसे है वैसे रहेगा। 7 तो 7, n का वैल्यू रिप्लेस होगा 9 - 3m = कितना, 31। अब क्या करेंगे, 5m तो 5m रहेगा और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होना है पहले। 9 × 7 = 63, 21 बराबर इतना। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साथ, यानी कि 5 में 21m को घटाएंगे तो -16m, और 63 उधर जाएगा तो 63 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि -16m = 63 में से घटाइए ना तो आ जाएगा 32 निगेटिव के साथ, और दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि m का वैल्यू 16 से 32 कटने के बाद 2 हो जाएगा, यानी m का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। जब m का वैल्यू पता हो गया तो बहुत आसान है। अब हम लोग को m का वैल्यू पुट कर देना है, या तो 1 में, नहीं तो 2 में, नहीं तो 3 में। ठीक है, 3 में पुट करना सबसे आसान हुआ क्योंकि n का डायरेक्ट वैल्यू पॉसिबल है निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड n बराबर 9 - कितना m, 3m, 9 - 3m। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 तो 9, 3 तो 3, और m का वैल्यू हम लोग कितना डाल देंगे, 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 9 - 3 दूना 6। कहने का मतलब n बराबर कितना, 3। अच्छा, अब आते हैं हम लोग फिर से कि n भी पता हो ही गया और m भी पता हो ही गया, तो कहने का मतलब है कि हमारा दोनों आंसर पता है। तो कंक्लूजन कर देंगे कि m बराबर कितना आया, n बराबर वही n बराबर तो 3 आया, और m बराबर कितना आया, 2 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार बेहतर समझने के लिए। ये हमारा बुक का क्वेश्चन था, कहीं से मान लीजिए कि इसको पिक करके यहाँ पे ले लिए क्वेश्चन रैंडमली। उसके बाद हम लोग इन दोनों लाइन को, यानी दोनों इक्वेशन को अपना अपना एक नंबर दे दिए कि इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट है और इसका नाम इक्वेशन सेकंड है। दोनों में से कौन सा इक्वेशन को लेंगे उसके बारे में अभी हम बात की। उसी इक्वेशन को लेना है जिससे हम लोग को
डिवाइड में हमारा m या n का वैल्यू नहीं आएगा। अगर हम लोग इसमें लेंगे, मान लीजिए इसमें लेंगे, थोड़ा सा हम रब करके दिखाते हैं कि क्यों नहीं इक्वेशन फर्स्ट को शुरू में लेना चाहिए। अगर हम फर्स्ट लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको आ जाएगा सबसे पहले तो 5m प्लस 7n इक्वल टू कितना 31। अगर हम m का वैल्यू निकालने गए जिसका मतलब है 30 माइनस 7n आएगा, 31 माइनस 7 m का वैल्यू आ जाएगा 31 माइनस 7n डिवाइडेड बाई कितना 5 आएगा ना। ठीक है। अगर 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 हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फिर से जाएं, लेकिन इस बार ना m का वैल्यू नहीं निकालें, n का वैल्यू निकालें, m का देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले वही प्रिंट कीजिए इक्वल टू 31। अगर हम m का वैल्यू ना निकाल के n का वैल्यू निकालें तो ऐसे कुछ आना चाहिए, और उसके बाद n का वैल्यू आ जाएगा 31 माइनस 5m अब डिवाइडेड बाई कितना 7। आप नोटिस किए कि m का वैल्यू भी बटा के फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड के फॉर्म में, n का भी वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जब इक्वेशन सेकंड चलते हैं और इसमें सेकंड चलने के बाद n का वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में नहीं आता, मतलब क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेट होने से बच जाता है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब m या n में से जिसके साथ नंबर नहीं होता है उसका वैल्यू निकालना आसान होता है, और जब m या n में से जिसके साथ नंबर अवेलेबल होता है ऑलरेडी तो उसका वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो एक डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। और जब डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है तो इसको पुट करेंगे तो थोड़ा सा एक दो स्टेप बड़ा होने के कारण कॉम्प्लिकेट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोल्व करने का जो लिमिटेशन है वो बढ़ जाता है, और साथ में गलती होने के चांस भी बढ़ जाते हैं कई बार। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से उसी इक्वेशन को चूज करना है शुरू में, चाहे 1 हो या 2, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट पहले आए, शुरुआत सेकंड से भी हो सकता है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट से शुरुआत हुआ था और यहाँ पे हम शुरुआत किससे की, इक्वेशन सेकंड से। हम ये शो करने की कोशिश की कि दोनों में से किसी इक्वेशन के साथ आप जा सकते हैं शुरू में, और इसी के साथ क्यों गए, क्योंकि इसके साथ नंबर नहीं है। ले लिए इनका वैल्यू इतना, जब हम इक्वेशन सेकंड को यूज कर लिए तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड में जाने का दोबारा वाला ऑप्शन खत्म हो गया, अब जाना किस में है, इक्वेशन फर्स्ट में। अच्छा, और जो n का वैल्यू निकला उसको तो हम इक्वेशन थर्ड नाम दिए ही हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट के पास चलेंगे तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ किसका n इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिए पुट। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट पूरा लिख देना है जैसे था एज यूजुअल, उसके बाद n का वैल्यू हम लोग को पता है तो n रिप्लेस होगा 9 माइनस 3m से, बाकी जैसे है वैसे। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जब हमको m का वैल्यू आ ही गया तो जरूरत है n निकालने का, n निकालना है तो हमको दिख रहा है n का डायरेक्ट वैल्यू है। अगर n का वैल्यू डायरेक्ट है तो यहाँ m पुट होगा, n डायरेक्ट निकलेगा। अब आप सेटिस्फाइड यहाँ से नहीं है तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप चूज कर सकते हैं, जा सकते हैं, n का वही वैल्यू फिर से आएगा। चलिए, अगर हम इक्वेशन थर्ड जो दिए थे इसका नाम, तो पहले एज यूजुअल लिख देंगे कि n बराबर 9 माइनस कितना है 3m, 9 तो 9, 3 तो 3, और m का वैल्यू हो जाएगा अभी अभी निकाले से 2, तो 3 2 जा 6, 9 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा कितना 3, यानी n का वैल्यू 3 और m का वैल्यू 2। और जब हमको दोनों का वैल्यू निकल गया तो कंक्लूजन जरूर लिखना है हर बार क्वेश्चन का कि m का वैल्यू 2 आया और n का वैल्यू 3 आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए सोल्व हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए साइड में दे देते हैं, आप इसको जब आप इस वीडियो को अच्छे से आप देख लिए हो तो कोशिश करें कि दो क्वेश्चन जो हम 2 या 3 क्वेश्चन अभी देंगे उसको आप अपने तरीके से इसी मेथड को यूज करते हुए बनाएं, चाहे गलत हो जाए या सही हो जाए, लेकिन बनाना है, क्योंकि मैथ देखने से नहीं बनाने से होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट इन द मैथमेटिक्स।
चलिए ये आपका HW के फॉर्म में क्वेश्चन है, प्लीज इसको जरूर बनाएं। 3A प्लस 5B इक्वल टू 2, और एक और है 7A प्लस 11B इक्वल टू 4। ठीक है, इसका आंसर होगा ए का वैल्यू, इसका आंसर होगा, आंसर ए का वैल्यू रहेगा, ए का वैल्यू रहेगा आंसर में ए का वैल्यू -1 होगा और बी का वैल्यू आपका +1 होगा। ठीक है, एक नया क्वेश्चन और ले लीजिए, इसको भी बनाइएगा घर में आप बेहतर प्रैक्टिस के लिए। 5m माइनस 3n, 5m माइनस 8n इतना, और एक और रहेगा। ऐसा करिए ना कि अभी हम लोग यहाँ से अभी हम लोग वैसा वाला नहीं ना सीखे हैं, तो इसलिए सिर्फ इतना रख के 7A प्लस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा -6। ठीक है जी, चलिए आंसर अभी भी सेम है। इस बार हम लोग को ये रहेगा इतना और 3m प्लस 2n इक्वल टू, इसका हो जाएगा, अगर हम लोग m का वैल्यू कितना ले लेते हैं, मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं, 5, n का वैल्यू ले लेते हैं -2, तो 8 दूना 16, 5 21 इसका हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और 4, 15 में से 4 घट जाएगा, 15 में से 4 घटेगा तो 11। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए और सेकंड क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर भी हम आपको साथ में दिए हैं ताकि आप जब बनाएं तो आंसर को मिला पाएं। अगर आंसर मैच करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको मैथ पढ़ने में थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, लगेगा कि थोड़ा और मैथ पढ़ना चाहिए। अगर मैथ में आंसर नहीं आता है तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपको बनेगा। ठीक है, देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं ताकि आपका गलती ना हो, जब आप बनाएं तो आंसर गलत ना आए। 5, 8 दूना 16, 5 21 सही है, 2 दूना 4 और 5 तिया 15 में से 4 तिया 11 सही है। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे 1 1 पुट किए तो -3 प्लस 5 इक्वल टू 2, -7 प्लस 1 इक्वल टू हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है। आप बस कोशिश कीजिए कि ईमानदारी से इसको बनाया जाए, खुद से बनाया जाए बिना किसी हेल्प के। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं और आपको अच्छा लगा है तो आगे वाला जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसको भी आपको देखना चाहिए, ऐसा हम कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।